ठीक है, आज का पहला क्लास हम कैंडलस्टिक की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिक रीडिंग है, ये रीडिंग सबको आती है। जैसे कि हम कैंडलस्टिक की रीडिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप एक कैंडलस्टिक का जो शेप होता है वो आपको पता चलेगा। पहले तो हम इस बात पे डिस्कस करें कि हम कैंडलस्टिक को क्यों यूज कर रहे हैं। पहले इस बात पे डिस्कस करते हैं। ये एक चार्ट है और ये चार्ट कैंडलस्टिक का है। इसकी इंफॉर्मेशन बहुत वाजे है एज कंपेयर टू अदर चार्ट्स। जैसे मैं लाइन चार्ट को ओपन करता हूं तो लाइन चार्ट के अंदर आपको क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल भी नहीं दिख रहा कि कब मिनट शुरू हुआ कब मिनट खत्म हुआ। मेजर टाइम दिख रहा है 15-15 मिनट का या 5-5 मिनट का या 30-30 मिनट का टाइम दिखेगा, वो भी नीचे से, यहां से। तो ऐसे लाइन चार्ट को यूज करें, सिर्फ डायरेक्शन नजर आए तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। यहाँ से हम गैम्बलिंग कर सकते हैं, बस जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है तो वहां से ट्रेड करें, पता नहीं फिर वो कब वापस आएगी, क्या होगा। इसलिए ये लाइन चार्ट किसी काम का हमारे लिए नहीं है, हम इसको इसलिए यूज नहीं करते। फिर उसके बाद कैंडलस्टिक तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। हमारे पास बार्स हैं। ये बार्स जो होती हैं ये भी कैंडलस्टिक की तरह होती हैं, सेम इंफॉर्मेशन होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है तो बॉडी का डिफरेंस होता है। इस चार्ट के अंदर जो कैंडलस्टिक बनती है, अगर किसी कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस देखी जाए तो ओपन प्राइस इस तरफ से लेफ्ट साइड ओपन, मेरे मेरे लेफ्ट साइड, आपका राइट होगा। मेरे लेफ्ट साइड पे ये लाइन चली जाएगी, ये ओपन प्राइस है। इसके नीचे ये विक कहलाएगा, ऊपर जाएगी ये हाई कहलाएगा, उसके नीचे क्लोज होगा ये क्लोज कहलाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ये वाले चार्ट्स भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग में यूज करते हैं, कोई भी बाइनरी के अंदर ट्रेड इसमें नहीं करता। तो इसकी इंफॉर्मेशन रीड करना थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी समझने के लिए। तो हम इसको भी इग्नोर करते हैं, ज्यादातर हम बाइनरी ऑप्शन के अंदर इसको, मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, बहुत सारे लोग और भी हैं वो भी यूज नहीं करते, किसी को देखा नहीं है कि इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हो बाइनरी ऑप्शन की। फिर उसके बाद आते हैं हैकेनेशी। हैकेनेशी कैंडलस्टिक भी जब हम 5 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या फिर हम फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जहां पर हम पिप्स में ट्रेडिंग करते हैं, तब हम हैकेनेशी को यूज करते हैं, क्योंकि हैकेनेशी की कैंडलस्टिक 4 प्राइस के एवरेज के ऊपर बनी हुई होती है। मतलब ओपन क्लोज लो हाई का जो एवरेज होता है उस एवरेज के ऊपर ये कैंडलस्टिक बन रही होती है। और खास करके पिछली कैंडलस्टिक की भी एवरेज लेके ये नॉइज को हटा के लगातार रेड कैंडल्स और लगातार ग्रीन कैंडलस्टिक बना के दिखाती है, लेकिन प्राइस के अंदर बहुत डिफर होता है। वो कैसे? अभी कैंडलस्टिक कहीं और दिख रही है, प्राइस कहीं और दिख रही है। कैंडलस्टिक ओपन हुई है यहां से और ये प्राइस यहाँ पर दिख रही है, ये बहुत डिफर होता है प्राइस के अंदर। तो समझ नहीं पाता कि हमारी कैंडलस्टिक कहाँ से हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ से नहीं, लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन बड़े कमाल की होती है। जब भी ट्रेंड चेंज हो रहा होता है ना, तो ये एक इनसाइड बार का पैटर्न बनता है, या फिर एंड में कोई भी जब ट्रेंड वीक हो रहा होता है तो एक स्पिनिंग कैंडलस्टिक बन के उसके बाद फिर ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है और इसको ब्रेक करती है, तो हम समझते हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाता है बड़े कमाल की इंफॉर्मेशन, बहुत परफेक्ट है, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है न्यू ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडलस्टिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक और वीक कैंडलस्टिक, वो समझना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे ऐसे दिख रही होती है, समझ में नहीं आती ज्यादातर। वीकनेस स्ट्रेंथ समझना इसमें बहुत आसान होता है, कि जब तक नीचे से विक नहीं है तब तक स्ट्रांग मार्केट है, जब नीचे से विक आना शुरू हो जाएगा वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जब मार्केट ये पे स्ट्रांग होगी, वीक होगी तो नीचे से विक आना शुरू होगा, जब तक वीक नहीं है तब तक नीचे से विक नहीं आएगा। ऐसे ही सेलर्स की कैंडल के ऊपर विक नहीं होगा, जब वीकनेस आना शुरू हो जाएगी तो ऊपर से विक आना शुरू हो जाएगा। ऊपर से विक आना मतलब किसी वक्त भी मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसके अंदर स्पिनिंग कैंडल की तरह एक कैंडल दिखती है, हकीकत में ये स्पिनिंग कैंडल नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर कोई भी एक इंगल्फिंग की का पैटर्न बना हुआ होगा, इस किस्म का कोई पैटर्न बना होगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना हुआ होगा बुलिश का, तब ये इस तरीके से पैटर्न बनता है। लेकिन हमने ये यूज नहीं करना, हम यहाँ पर जैपनीज कैंडलस्टिक को यूज करने वाले हैं। अब जैपनीज कैंडलस्टिक किस तरीके से दिखती है ये आप सब लोग जानते हो, क्योंकि इसके ऊपर आप बहुत पहले काम भी कर चुके हो। लेकिन इसकी वो लॉजिक समझते हैं कि ये जापानीज कैंडलस्टिक में कैसे हमने रीडिंग करनी है। देखिए ये गेम है टग ऑफ वॉर की, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ से प्राइस को खींचेगा। अब एक बात को समझना है लॉजिकली, अपने जहन में समझें।
अगर मैं आप लोगों को एक टास्क दूं कि आप लोग बाजार जाओ और ये चीजें खरीद के लेके आओ और बहुत अच्छे दाम में खरीद के आओ, तो आप लोग इतने एक्सपर्ट हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप नुकसान करके आओ। बहुत अच्छे तरीके से चीज की जांच पड़ताल करोगे, अच्छे रेट पे सस्ते में लेके आओगे और सेटिस्फाई हो जाओगे। देखिए, वहां पर आप अपनी आंखों से देखते हैं, चीजों को देखते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, पैसे देते हैं, क्वांटिटी को तय करते हैं और खरीदो फरोख्त करते हैं। ये वही चीजें इस मार्केट के अंदर भी ऐसे ही बाइंग एंड सेलिंग होती है। बस आप लोग यहाँ पर फोकस क्या करते हो कि कैंडल को फोकस करते हो, लेकिन इसके अंदर जो बायर और सेलर्स है उनकी नेचर को फोकस नहीं कर रहे होते, उनके बातों को, उनकी इंफॉर्मेशन को फोकस नहीं कर रहे होते। बस आप लोगों ने शेप्स को फॉलो कर रहे होते। बहुत सारे लोग जो, मैं अभी आप लोगों के लिए ऐसे नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग अब ऐसा आज के बाद नहीं करोगे, बाकी जो दूसरे करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेप को फॉलो करते हैं। कहते हैं कि हैमर आएगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, इन्वर्टेड हैमर आएगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, कंटिन्यूएशन साइन होगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, एंगल्फिंग होगा तो ग्रीन बनेगी। वो ये शेप्स को फॉलो करते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे ही शेप को फॉलो करोगे तो आप लोग भी उन्हीं की तरह रहोगे। आपको शेप को ऐसे फॉलो नहीं करना, उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करके फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप वो समझ जाओ तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही अब हम ज्यादा डीप में तब जाएंगे जब इन चीजों को समझेंगे। तो हम आते हैं इन कैंडलस्टिक को मजीद समझने के लिए। मैं चीजों को आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूड करता जाता हूँ। कैंडलस्टिक को रीड करना, ये कैंडलस्टिक है ओपन, क्लोज, लो, हाई एंड बॉडी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस कैंडलस्टिक की, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन रीड करना सही नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। हमने ऑपरेशन को समझना है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने नीचे से जो विक बनाया इसकी थ्योरी क्या है, या ऊपर से जो विक बनाया इसकी थ्योरी क्या है, और ये थ्योरी कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। नीचे के विक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऊपर का विक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेलर का, सेलर को देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है या ऊपर का विक या नीचे का विक। एक बात याद रखिए, जैसे मैंने पहले एक लफ्ज बोला टग ऑफ वार, याद रखिएगा ये चीज आपने नहीं बोलनी, क्योंकि ये आपको हर जगह पे ये नाम याद रखना पड़ेगा। टग ऑफ वार एक गेम होती है, आप लोगों को सबको पता होगा। टग ऑफ वार में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा रस्सा होता है, 10 बंदे इस तरफ 10 बंदे उस तरफ, बीच में एक सेंटर पॉइंट होती है, खींचते हैं। जो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है तो वो गेम जीत जाता है। तो इस तरीके से ये कैंडलस्टिक भी टग ऑफ वार होती हैं। तो अगर यहां पर सेलर्स अपनी तरफ खींच के लेकर आए इस ओपन प्राइस से इस जगह तक, सेलर्स प्राइस को नीचे खींच के अपनी तरफ लेकर आए, तो बायर ने क्या किया, इस जगह से इसी प्राइस को खींच के अपने पास लेकर गया। तो ये टग ऑफ वार किसने जीता, बायर ने जीता। जब बायर ने जीता टग ऑफ वार, तो कौन सी मैदान में जीता, वो मैदान मतलब वो जोन बनाएंगे, इस जगह से लेके इस जगह तक ये मैदान था। इस मैदान में सेलर और बायर का टग ऑफ वार हुआ, जिसमें बायर जीत गया। जीत गया तो इस एरिया का कंट्रोलर बन गया। अब इस एरिया का कंट्रोलर मतलब इस एरिया का बादशाह बायर है। जब भी सेलर इस एरिया में आएगा तो बायर रिएक्ट करेगा। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर के ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद सेलर्स की कैंडल आना शुरू हो जाए। जैसे कि यहां से सेलर की कैंडल ऐसे आ गई और अब सेलर की कैंडल आके इसके अंदर क्लोज हो गई, यहां पर क्लोज हो गई। और अगर इससे पहले एक ग्रीन कैंडलस्टिक थी, तो यहां पर एक हमने देखा कि एक ग्रीन कैंडलस्टिक थी ये वाली, और इस ग्रीन कैंडलस्टिक से पहले एक बायर की, सेलर की कैंडल थी। तो लोग यहां पर समझते हैं बहुत ज्यादा कि यार सपोर्ट तो नीचे है, ये सपोर्ट है। तो अभी सपोर्ट में थोड़ा सा टाइम है, ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज हुई है, सपोर्ट में टाइम में, अगली कैंडलस्टिक यहाँ पर जरूर कंटिन्यू करेगी, ऐसा समझते हैं। तो फिर वो सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो 20% चांसेस होते हैं कि वो विन कर लेते हैं और 80% चांसेस होते हैं कि वो लॉस कर लेते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो ये समझते हैं कि बस लेवल हमेशा रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में होती है। वो ये कभी नहीं समझते कि ग्रीन कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल के बीच में या सिंगल ग्रीन कैंडलस्टिक के अंदर भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, उसके अंदर भी कोई डिमांड का एरिया होता है, उसके अंदर भी कोई बायर का एक्टिव एरिया होता है। वो इस बात को नहीं समझते। वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक चीज को समझ रहे होते हैं कि ये सपोर्ट है या ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे कि ग्रीन के बाद रेड। लेकिन हमने इस विक को समझना है, ये विक में क्या हुआ,
सेलर आया था, बायर ने कंट्रोल किया, तो इस एरिया का कंट्रोलर बायर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर डिमांड है। तो जब सेलर इसी के अंदर आएगा एरिया में, सब समझेंगे कि मार्केट नीचे इस जगह तक जाएगी और मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर चली जाएगी। तो अगर हमने सेल किया है तो नुकसान होगा, बाय किया है तो फायदा होगा। तो हम लॉजिकल समझते हैं चीजों को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी ग्रीन कैंडलस्टिक का नीचे का विक स्ट्रांग होता है। अगर कोई सेलर इसके अंदर क्लोज हो जाए तो आपका नेक्स्ट कैंडलस्टिक रिवर्स हो जाता है। बाज़ औक़ात आप बहुत सब जानते होंगे इंगल्फिंग पैटर्न को। अक्सर इंगल्फिंग पैटर्न कामयाब हो जाते हैं और अक्सर कामयाब नहीं होते। अगर मैं यहां पर देखूं कि ये इंगल्फिंग का पैटर्न है, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या इस इंगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडलस्टिक बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे? तो अगर आप इसको देखेंगे दोनों पैटर्न को, तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी, लेकिन आप लोगों ने पहले कभी गौर नहीं किया होगा इस बात को। यहां पर सेलर ने बायर को कंट्रोल किया था इस वीक में। बायर ने ट्राई किया था, सेलर ने यहां से जो खींचा प्राइस को, टग ऑफ वार की गेम जीती और प्राइस को यहां पर क्लोज कर दिया। तो इसमें बायर फेल हो गया था, सेलर ने कंट्रोल कर दिया था। तो अगर आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडलस्टिक सेलर के कंट्रोल में क्लोज हुई है और यहां पर जो कंट्रोल हुआ था वो यहां तक तो कंट्रोल था, जब ब्रेकआउट हो गया तो क्या बन गया? अब डिमांड बन गया, चेंज हो गया। पहले कंट्रोल था और ये बायर ने ब्रेक किया तो ये सब रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट या सप्लाई बिकम्स अ डिमांड बन गई। तो यहां पर ऊपर वाली कैंडलस्टिक के 20% चांसेस है कि ग्रीन बनेगी और 80% चांसेस है कि रिट्रेसमेंट आएगी, और यहां पर 80% चांसेस है कि अगली कैंडलस्टिक ग्रीन बनेगी और 20% चांसेस है कि रेड कैंडलस्टिक बन सकती है। तो ये फर्क होता है चीजों को समझने का, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा विक के। लेकिन इसके काम इतने हैं कि पूरी हर एक स्ट्रेटजी यूनिवर्सल, जिसको फिल्टर बोले ना, यूनिवर्सल, कि हर एक स्ट्रेटजी में ये फिट है, तो हर एक स्ट्रेटजी में ये फिट है फिल्टर। तो इसको कभी भी नहीं भूलिएगा। ग्रीन कैंडल का नीचे का विक बहुत स्ट्रांग और रेड कैंडल का ऊपर का विक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अंदर जब भी बायर और सेलर रिजेक्शन के साथ आ जाए तो प्राइस में रिवर्सल होते हैं और बाकायदा रिवर्सल होते हैं। यहां बात, ये वाली बात समझ में आई? जिसको नहीं आई वो पूछ सकता है। आ गई आप, सर। अच्छा, आप लोग ना मैसेज भी कर सकते हो इसी के अंदर, मीटिंग के दौरान आप मैसेज भी कर सकते हो। सुमन अपना वीडियो बंद कीजिए। और दो बंदे क्यों बैठे हुए हो आप लोग क्लास में? आप मुझसे ना क्लास के बाद बात कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हमने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल देखे जाए ना, एग्जाम्पल के ऊपर ही चलते हैं अगर, तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास जो स्ट्रांग विक्स हैं, ये रेड कैंडल का अपर विक, रेड कैंडल का अपर विक, ये रेड कैंडल की अपर विक, ये सारे कंट्रोल्ड विक हैं। ये जितने भी हैं ये सब के सब कंट्रोल्ड हैं। और ग्रीन कैंडलस्टिक के अगर विक देखें, जैसे ये ग्रीन कैंडलस्टिक का लोअर विक है, ये लोअर विक है, ये लोअर विक है, ये ग्रीन कैंडलस्टिक का लोअर विक है, ये सारे कंट्रोल्ड विक है। इनको हम यूज करते हैं। अब डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट रिएक्शंस आएंगे, कब ग्रीन बनेगा, कब रेड बनेगा, कब ये काम करेगा, कब नहीं करेगा, ये हम आगे चल के जब हम स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगा। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को अभी समझनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। आगे, अब ऊपर का विक, ये वाला जो विक है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि बायर ने पहले पुश के अंदर प्राइस को यहां तक लेके गए थे, ये यहां तक प्राइस को लेकर गए थे। फिर ऊपर से सेलर इस जगह से एक्टिव था और यहां से प्राइस को पुश किया डाउन, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर सका, अंडर कंट्रोल कह सकते हैं। इसका मतलब कि बायर की 10% हिस्से को इन्होंने इफेक्ट किया और प्राइस थोड़ी सी नीचे आई। सेलर का प्रेशर मौजूद है लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि प्राइस को एग्री केमिस्ट्री को रेड बनाए। हाँ, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी तो वो एक अलग रिएक्शन आ सकता है, लेकिन इस सिर्फ विक का इतना रिएक्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर सेलर्स हमें अवेयर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप लोग यहाँ तक आओगे तो हम इस जगह पे प्रेशर दे सकते हैं आपको। ये वाला पॉइंट उनके लिए प्रेशर के लिए है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर बायर ने एक वीक किया है सेलर की कैंडल को, लेकिन ये इसका मतलब हरगिज नहीं है कि बायर दोबारा अगली कैंडलस्टिक बनाएगा। तो ये आप लोग इतना इसको अहम नहीं समझिए। लेकिन ये विक और ये विक
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे हम। आगे चलते हैं। अब विक को मजीद अगर समझें तो विक ये बनता कैसे है, एक रेड कैंडलस्टिक को जब एक ग्रीन कैंडलस्टिक कवर करती है तो हम कैंडलस्टिक मैथ करते हैं, जिस तरीके से हम बचपन में मैथमेटिक्स को समझ के आए थे। प्लस प्लस दो वैल्यू अगर प्लस प्लस के हो तो वो प्लस होते हैं, या दो वैल्यू माइनस माइनस के हो तो भी प्लस होते हैं, माइनस प्लस हो तो फिर वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ये वाले वैल्यू। मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूं, अगर दो प्लस मतलब के दो ग्रीन कैंडल हो तो इसका जवाब प्लस में आएगा, दोनों कैंडलस्टिक को जमा करेंगे। अगर दो रेड कैंडलस्टिक हैं तो इसका जवाब भी प्लस करना पड़ेगा दोनों रेड कैंडल को। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस आएगा तो दोनों को हम माइनस करेंगे। ये हमने समझा था। इसी तरीके से कैंडलस्टिक को भी ऐसे हमने माइनस करना होता है। तो अब यहाँ पर ये जो कैंडलस्टिक के रेट, इसकी ओपन प्राइस को हम एक लाइन लगाएंगे और एक क्लोज प्राइस पे लाइन लगा लेंगे। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक विक बन जाएगा, क्योंकि इसका जो जवाब बचेगा वो विक की सूरत में बचेगा। ये ग्रीन विक इसलिए कि क्योंकि ग्रीन बॉडी रिमेनिंग है, जो भी बॉडी रिमेनिंग होगी विक उसकी कलर का होगा। और अगर ये इसका कलर आप चेंज भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर हमें एक शेप मिला, दो कैंडलस्टिक को जब हमने काटा तो एक हमें शेप मिला, और उस शेप को हम पैटर्न भी कह सकते हैं और इस शेप को कोई और नाम भी दे सकते हैं। लेकिन यहां से ये पता चलता है कि दो कैंडलस्टिक का मतलब और एक कैंडलस्टिक का मतलब, अब ये यहां पर वाजे हो जाएगा कि सेलर को बायर ने कंट्रोल किया, बायर ने मतलब कि सेलर को बायर ने कंट्रोल किया। तो अगर इसका जवाब हैमर बनता है तो हैमर का मतलब क्या हुआ कि सेलर को बायर ने कंट्रोल किया। जो जिसको कंट्रोल करता है वो स्ट्रांग बन जाता है। तो याद रखिए कि ये कैंडलस्टिक, इस प्रकार की जितनी भी कैंडलस्टिक रहेंगी वो सब की सब स्ट्रांग कैंडलस्टिक रहेंगी, क्योंकि हम जो भी स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, जो भी डिसीजन करते हैं, कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर इसको स्ट्रांग बोलेंगे, या फिर एक ग्रीन कैंडल को सेलर 80% तक कमजोर करे लेकिन अभी भी सेलर अंडर कंट्रोल है, और इसकी जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यह सब्ट्रैक्शन रहेगी ग्रीन विक अभी तक, क्योंकि बॉडी ग्रीन बची हुई है। तो अब ये हमारा हो गया वीक कैंडल, ऊपर वाला हो गया स्ट्रांग, ये वाला हो गया वीक कैंडल। वीक कैंडल सेलर बायर के लिए कमजोरी की निशानी। अगर सेलर स्ट्रांग है, अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड बन सकती है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो से यहां पर सेलर हमें एक बात बता रहे हैं कि हम यहां पर मौजूद हैं, तो यहां तक फिल करो गैप को। कौन फिल करता है? बायर फिल करता है। तो बायर कंटिन्यू करके यहां तक जाता है, फिर सेलर वापस आता है। तो ये लेकिन ये कैंडलस्टिक इसके कैटेगरी के अंदर वीक है। इस प्रकार की सारी कैंडलस्टिक वीक रहेंगी। यहां पर देखिए दोनों तरफ से रिजेक्शन है, एक बायर की फेवर में एक सेलर की फेवर में, बीच में बॉडी रिमेनिंग है। तो ये वाली जो प्रकार की कैंडल होती है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब इसके अंदर इतने वेरिएंट नहीं है कि अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पर कोई 50-60 कैंडलस्टिक इसकी जैसी दिखेंगी आपको, नहीं नहीं। इसकी एक कंडीशन है, छोटी बॉडी, ऊपर का विक और नीचे का विक आपस में बराबर, बॉडी छोटी, ऊपर एंड और नीचे वाला विक ये आपस में बराबर 20-19 का फर्क चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बॉडी और विक में ये डिफरेंस हो कि बॉडी छोटी हो लेकिन विक उससे भी छोटा हो, तो स्पिनिंग कैंडल नहीं बनेगा, फिर वो उसको कोई और प्रकार की कैंडल बनेंगे। ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक होती है। इस प्रकार की सारी कैंडलस्टिक रहेंगी हमारी नॉर्मल कैंडलस्टिक। तो हमारे पास चार कैटेगरीज मिलती है। पांचवी कैटेगरी इंडिसीजन की होती है, जिसके अंदर बॉडी नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ अपर और लोअर रिजेक्शन होती है, या फिर सिर्फ अपर या सिर्फ लोअर रिजेक्शन होती है। तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं इंडिसीजन कैटेगरी। वो आप सबको पता है, स्पेशल कैंडलस्टिक उनको बोलते हैं, दूसरे लफ्जों में डोजीज। ओपन और क्लोज हमेशा सेम रहता है इनका, हाई और लो इनका चेंज हो सकता है। कभी कभार तीन प्राइस सेम रहती है, एक इसकी चेंज होती है। ये कैंडलस्टिक भी बड़े काम की होती है, ये इंफॉर्मेशन देती है, बायर और सेलर की आपस में कम्युनिकेशन करवाती है कैंडलस्टिक। तो इनको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रेटजीज को भी पढ़ेंगे। ये 5 से 6 प्रकार की कैंडलस्टिक होती हैं। इन सबको नाम भी है, जैसे कि इसका डोजी स्टार, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन। ये दो कैंडलस्टिक जो है लॉन्ग लेज डोजी, और इसको बोलते हैं फोर प्राइस डोजी, जिसके अंदर पूरी मूवमेंट नहीं हुई, एक भी ऑप्शन या एक भी कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं हुआ, न बाय हुआ।
तो ऐसे 4 प्राइस, ये 4 प्राइस अक्सर सुबह के टाइम में, या फिर ये डोजीज भी अक्सर और अक्सर सुबह के टाइम में बन रहे होते हैं जब मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉल्यूम की कमी होती है, तब इस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर कितनी भी स्ट्रॉन्ग मार्केट ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है कि मार्केट कुछ वक्त के लिए डोजीज भी बनाती है, और ये कम्युनिकेशन एक्सचेंज की एक निशानी होती है। जैसे हमने बायर के विक को समझा, इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझा, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, ये वीक मूवमेंट है, ये न्यूट्रल मूवमेंट है, और ये नॉर्मल मूवमेंट है। न्यूट्रल एंड नॉर्मल में आपने फर्क समझना है। आगे चलते हैं, तो सेलर्स की मूवमेंट है। अब देखिए सेलर्स की मूवमेंट, वही 4 कैटेगरी इसके अंदर भी रहेंगी। यहां पर सेलर कंट्रोल करता है, तो ऊपर से विक बनता है, बायर को कंट्रोल किया और फिर नीचे से रिमेनिंग बॉडी डाल दी, स्ट्रॉन्ग, ये वाला वीक, ये वाला न्यूट्रल एंड ये वाला नॉर्मल। अब इस प्रकार में जरूरी नहीं है कि एक एक कैंडल आएगी, इस प्रकार के अंदर बहुत कैंडल्स आ सकती हैं, मिलियंस ऑफ कैंडल्स आ सकती हैं, लेकिन कैटेगरीज कितनी है? टोटल 5, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, वीक, न्यूट्रल एंड इनडिसीजन कैटेगरी। अब कैंडलस्टिक रेंजेस के अंदर आप लोगों ने ये शेप फोटोकॉपी करके इसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है। इसकी असाइनमेंट ये रहेगी कि ये चार्ट सामने रखें, एक दफा इसको याद कर लें, फिर चार्ट के अंदर सारे कैंडलस्टिक के अंदर, सारे 2-3 घंटे के चार्ट के अंदर ये देख लीजिए कि क्या आप स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, वीक और न्यूट्रल के अंदर कोई फर्क तो नहीं मिल रहा, आप कहीं पर गलत डिसीजन तो नहीं कर रहे, क्या आप सारी केमिस्ट्री को पहचान पा रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ये लेसन आपका क्लियर है, नहीं आ रही तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन, क्योंकि अगर ये आएगा तो हम आगे बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बना के उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पहला एक लेसन था छोटा सा, इसका असाइनमेंट भी आपको दे दिया। अब हम आगे चलते हैं मजीद। अब हम मजीद पैटर्न्स को समझेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। इसकी स्लाइड में ओपन करूंगा अभी। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, देखिए पैटर्न का नाम इसलिए है कि क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सीकर है ना, तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इनका नाम रखते हैं कि जैसे ही हम नाम लें तो हमें हमारे दिमाग में कोई बात आ जाए, तो इसी तरीके से नाम रखना जरूरी था कैंडलस्टिक का। तो बुलिश पैटर्न मतलब बायर के लिए पैटर्न, और बियरिश पैटर्न मतलब सेलर्स के लिए पैटर्न। तो बुलिश का ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबोजो, क्लोज मारुबोजो एंड ओपन मारुबोजो। मारुबोजो क्या होता है कि ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जिसके ऊपर और नीचे कोई भी विक नहीं रहता, या फिर हाफ मारुबोजो जिसको बोले, या फिर वन साइडेड शेविंग कैंडलस्टिक ऐसे बोले, तो हम उसको क्लोज मारुबोजो, क्लोज की तरफ विक नहीं है, यहाँ पर ओपन की तरफ विक नहीं है, तो हम ओपन मारुबोजो और क्लोज मारुबोजो यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं, ये पैटर्न बनाते हैं, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाते हैं, और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी ये खुद ही है। और ये ऊपर से 3 कैंडलस्टिक है, बुलिश हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, ये 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न भी है, साथ साथ में 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। तो ये हमारे प्राइमरी पैटर्न्स होते हैं। हम जितने भी कैंडलस्टिक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड में हमें यही कोई कैंडलस्टिक मिलती है, याद रखिए। बियरिश पैटर्न भी इसके हैं। बियरिश पैटर्न मतलब सेलर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेलर्स जब बहुत स्ट्रांग सेलिंग करते हैं तो ऐसे इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडलस्टिक, मारुबोजो कैंडलस्टिक टाइप ऑफ कैंडलस्टिक बनाते हैं, कंटिन्यूएशन की साइन बनाते हैं कि हम मजीद सेल करना चाह रहे हैं, मार्केट में और नीचे जाएंगे, हमारे पास हम पैनिक में हैं, हमें जितना ज्यादा हो सकता है हम अपने शेयर्स को सेल करते हैं ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। इस तरीके से मार्केट में चलता है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, याद रखने हैं। 4 कैंडलस्टिक ऐसे पैटर्न है जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखते हैं लेकिन है नहीं। इसकी रीडिंग और इसकी ट्रेडिंग में फर्क है। जब हम ट्रेडिंग सीखेंगे आगे चल के, 1-2 लेसन और के बाद हम ट्रेडिंग सीखेंगे, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगा कि इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर को किस तरीके से डिफरेंट तरीके से ट्रेड किया जाता है, इनके एंट्री पॉइंट कैसे डिफरेंट होते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने भी डिफरेंस रखना है। एक मेजर डिफरेंस क्या रहता है कि लोग इसकी विक की केयर नहीं करते, ऊपर या नीचे वाले की। ये हमेशा 2 टाइम होगा तो परफेक्ट पिन बार या परफेक्ट हैमर रहेगा। इस बॉडी के हिसाब से 2 टाइम होना चाहिए। सिर्फ छोटा सा विक बॉडी के नीचे विक हो वो नहीं काउंट करेंगे, ऐसा 2 टाइम कम से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो ये वाला सिस्टम है, सिंगल कैंडलस्टिक एंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझना।
कि रिवर्सल और कंटिन्यूशन में क्या फर्क है। बिल्कुल छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज भी हो सकती है, उनको इसमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप लोग समझिए, बिल्कुल सिंपल है। एक हैमर से पहले रेड कैंडल का आना, एक इन्वर्टेड हैमर से पहले रेड कैंडल का आना, एक स्पिनिंग कैंडल से पहले रेड कैंडल का आना, हम इसको रिवर्सल कहते हैं। क्यों इसको रिवर्सल कहते हैं? कि पहले डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा था, अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रिवर्सल का मतलब होता है कि रिवर्स हो जाना। अगर डाउन जा रहे हो तो अप जाओ, अप जा रहे हो तो डाउन जाओ, इसको बोलते हैं रिवर्सल। ऐसे जितने भी रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं तो वे ये शो करते हैं कि पहले जो मार्केट का मूवमेंट था वो डाउन की तरफ था, तो अब अप जाएगा, या अप की तरफ था तो वो डाउन जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न अगर किसी रेड कैंडल के बाद आ जाए, किसी भी रेड कैंडलस्टिक के बाद, तो इसको रिवर्सल पैटर्न, या ये थ्री कैंडलस्टिक रेड पैटर्न अगर किसी ग्रीन के बाद आ जाए तब भी इसको रिवर्सल पैटर्न कहेंगे हम। और कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है कि आपके पैटर्न हैमर से, वही हैमर, इससे पहले ग्रीन कैंडल होती है, यहां पर इससे पहले रेड कैंडलस्टिक होती है। तो ग्रीन कैंडलस्टिक मतलब कंटिन्यूएशन साइन, कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब एक जो बेसिक फर्क है, वो बेसिक फर्क ये होता है कि ये वाले पैटर्न आपको 55% विनिंग रेशियो देते हैं, और ये वाले पैटर्न आपको 80% या 85% विनिंग रेशियो देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन का बड़ा फर्क है। यहां पर हैमर बोलता है कि सेलर का ट्रेंड था, हमने कंट्रोल किया, अब हम ट्रेंड अपना बनाएंगे। लेकिन यहां पर बायर कह रहा था, ऑलरेडी बायर का ट्रेंड था, बायर अपने ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू करेंगे। देखो इंफॉर्मेशन में कितना डिफरेंस है। हैमर हैमर है, लेकिन इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। यहां पर हैमर बोल रहा है कि सेलर का ट्रेंड था, हमने कंट्रोल किया, अब हम अपना ट्रेंड बनाएंगे। तो यहां पर बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बायर का ट्रेंड है, हम मजीद और कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है इससे रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का। इसको हम यूज करेंगे। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारे हर पैटर्न में यूज होगा, रिवर्सल में भी यूज होगा और दूसरे पैटर्न में भी यूज होगा। और जितने भी ज्यादा हमारे विनिंग रेशो रहेंगे, हमारी स्ट्रेटजीज रहेंगी, वो कंटिन्यूएशन के ऊपर ज्यादा रहेंगी, रिवर्सल के ऊपर कम रहेंगी। ठीक है, तो इसको आपने इसे समझना है। उसके बाद आते हैं हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये एक एंगल्फिंग है। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंगल्फिंग पैटर्न एंड आउटसाइड पैटर्न के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ने एंगल्फ तो किया है, तो फिर दोनों एक जैसे क्यों नहीं है, एक नाम क्यों नहीं है। हमने जब भी पैटर्न को देखना होता है ना, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होता है ना, तो हम बड़ी कैंडलस्टिक को देख के उसका 50% ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई हुई है बड़ी कैंडलस्टिक से 50% की। जो पहली कैंडल होती है उसको फिर देखते हैं कि वो 50% से बड़ी है या 50% से छोटी है। अगर 50% से बड़ी है तो बुलिश एंगल्फिंग, और अगर 50% से छोटी है तो आउटसाइड बार। ये फर्क रहेगा। हालांकि एंगल्फिंग दोनों है, इस कैंडलस्टिक के पैटर्न का नाम एंगल्फिंग है, और यहां पर भी एंगल्फिंग हुआ है, लेकिन इस पैटर्न का नाम आउटसाइड बार है। ये डिफरेंस है। और यहां पर बड़ी कैंडलस्टिक रेड है, तो हमने ग्रीन कैंडलस्टिक को देखा, उन्होंने 50% से ऊपर क्लोज किया, पियर्सिंग लाइन, और यहां पर इनसाइड बार, और यहां पर बुलिश हरामी, और ये बेरिश एंगल्फिंग, आउटसाइड बार, डार्क क्लाउड कवर, इनसाइड बार, और उसके बाद बेरिश हरामी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। आप लोग अपने माइक्रोफोन्स भी ऑन कर सकते हैं कि बियरिश हरामी का जंप क्यों होता है। जंप की थ्योरी क्या है, यहां पर कोई मुझे गाइड करे कि क्यों जंप लगा, कि कैंडलस्टिक की क्लोज प्राइस के बाद मार्केट ने ओपन प्राइस इतना ऊपर क्यों की। ये कोई जल्दबाजी में हुआ, बायर ने जल्दबाजी में एंट्री की, या ये कोई कानून है, या इस ओपनिंग के और क्लोजिंग के अंदर कोई लॉजिक छुपी हुई है। आप इसको क्या समझते हैं? कोई भी अगर जानता है तो मुझे बताए। सर सपोर्ट या सर रेजिस्टेंस होगा वहां पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। सर एक बंदा बोल रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा बंदा क्या बोल रहा है? सर ये जो जंप करा है ना, ये एक लेवल को स्किप करने के लिए ये जंप किया है। ये यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल था, उसको स्किप करने के लिए ये जंप किया है। ओके, ये भी सही है। इसके अलावा कोई और बोलना चाहे? सर ये जंप अप करके मतलब कंटिन्यू करना चाहता है इसीलिए जंप किया। ओके, जंप अप करके कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है। अली आप बताइए, अली नारे जो बताए।
अली नहीं सुन रहा, कोई और बताए। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। देखिए देखिए ब्रदर, असल में क्या था कि इस रेड कैंडलस्टिक के बाद कौन सी कैंडलस्टिक बननी थी? रेड ही बननी थी। इस रेड कैंडलस्टिक के बाद कौन सी कैंडलस्टिक बननी थी? रेड। क्योंकि यहां पर ना कोई सपोर्ट थी, ना यहां पर कोई और ऐसी चीज थी जो इस कैंडलस्टिक को रोकती। हो सकता है कि एक ब्रेकआउट की लेवल थी। एक क्या थी? ब्रेकआउट की लेवल। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ, हम इसको ट्रू ब्रेकआउट मान सकते थे अगर रेड कैंडलस्टिक कहां से क्लोज ओपन होती, अगली कैंडलस्टिक उसी जगह से ओपन होती जहां से पिछली कैंडलस्टिक क्लोज हुई है। तो यहां पर कौन सी कैंडलस्टिक बन सकती थी? रेड। ठीक है। लेकिन बायर्स ने क्या कहा कि हम अपनी कैंडलस्टिक बनाएंगे। तो बायर ने कहां से सपोर्ट ली, कौन सा सहारा लिया? इसी लेवल का, इस जंप की जगह पे सहारा लिया, जंप करके इस लेवल पे आया, तो जंप की थ्योरी बनी। इसका मतलब है कि जब रेड के बाद रेड आएगी, जब रेड के बाद क्या आएगी? रेड कैंडल आएगी। लेकिन इसके बीच में जंप आ जाए तो फिर क्या आ जाएगी? कैंडलस्टिक ग्रीन आ सकती है। मतलब आपने एनालिसिस की, आपने एनालिसिस की कि अभी रेड कैंडलस्टिक है और अगली क्या बनेगी? रेड। लेकिन शर्त क्या है कि इसकी क्लोज प्राइस और इसकी ओपन प्राइस क्या रहेगी? सेम रहेगी, तब जाके रेड कैंडलस्टिक बनेगी। अगर इसकी क्लोज प्राइस और इसकी ओपन प्राइस में फर्क होगा तो रेड की जगह पे कौन सी कैंडलस्टिक बनेगी? ग्रीन। तो ये जो गैप होता है ना, गैप असल में आपके डिसीजन को कन्वर्ट करता है, डाइवर्ट करता है, जिसको हम डाइवर्शन बोलते हैं। डाइवर्शन इस तरीके से होगी कि आपका डिसीजन बाय का सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और सेल का बाय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा लोग यूं समझिए कि 80 से 90, 80 to 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो पैटर्न जब बना तो इसी लॉजिक के ऊपर बना कि अगर बायर चाहे मार्केट में आना तो जंप लगा के आ सकते हैं, अगर सेलर चाहे मार्केट में आना तो जंप लगा के आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी को भी पढ़ेंगे जब भी हम डिसीजन करेंगे कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। कीप इन माइंड, if the closing price and opening price is same, then your decision can be right. If it is changed, then it cannot be right. तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपका जो है ना चेंज हो जाएगा डिसीजन, और आप फेल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्रोकर मुझे फॉलो कर रहा है। आपको ऐसे फील होगा, जो हकीकत नहीं है ऐसी। ये मार्केट का कानून है, क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे की मार्केट तक कोई भी ब्रोकर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये कानूनी तौर पर है ऐसे। अब क्या होता है कि हमारी एक लॉजिक होती है कि जब भी पैटर्न, पैटर्न का मतलब हैमर के बाद ग्रीन कैंडल का आना, एंगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडल का आना, बुलिश बियरिश एंगल्फिंग के बाद रेड कैंडल का आना, आउटसाइड बार बियरिश, आउटसाइड बार डार्क क्लाउड कवर, इसके बाद रेड कैंडलस्टिक का आना, हम ऐसा समझते हैं। बिल्कुल ऐसा सही समझते हैं, लेकिन ये जो समझ है 55% तक चलेगी। 55% विनिंग रेशियो मिलेगा, जबकि हमें 80+ चाहिए। तो रॉ मटेरियल, मतलब कि ये पैटर्न अभी रॉ हैं, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। अभी रॉ का रिजल्ट क्या आएगा? 55%। इसको हमने ऐड करने बहुत सारे फिल्टर, इसको ऐड करने बहुत सारे तरीके, तब जाके ये 80% पे बनेगा। लेकिन हर एक रॉ मटेरियल का पैटर्न, मतलब रॉ पैटर्न, वो 55% विनिंग रेशियो आपको देगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है, तो इन सारे पैटर्न के अंदर, बुलिश इंगल्फिंग से लेके बुलिश हरामी तक, इन सारे पैटर्न्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग या एक नॉर्मल सी कैंडल को ऐड कर दिया जाए तो एक नया पैटर्न बन जाता है। फिर नया पैटर्न बनने के बाद उसकी भी 55% विनिंग रेशियो रह जाती है। अब हम उन पैटर्न्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए 3 आउटसाइड अब पैटर्न को बनाने के लिए इंगल्फिंग के बाद एक बड़ी कैंडलस्टिक को ऐड करना। अब यहां पर हम हैमर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंगल्फिंग के बाद हैमर आएगा तो इसको माना जाएगा एज अ कंटिन्यूएशन साइन। क्या? एज अ कंटिन्यूएशन साइन। ये इंगल्फिंग बना, इंगल्फिंग के बाद हैमर का आना, ये एज अ कंटिन्यूएशन साइन है। ये भी ऐसे ही है,
ये भी ऐसे, लेकिन यहां पर ये पैटर्न, यहां पर ये वाला पैटर्न एक और जो होता है, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न जब भी आएंगे इनके साथ कभी भी थ्री आउटसाइड अप नहीं बन सकते। तो थ्री आउटसाइड अप बनने के लिए ओपन क्लोज मारुबोजो, नॉर्मल कैंडल या फुल मारुबोजो आ जाए तो हम थ्री आउटसाइड अप पैटर्न मान सकते हैं। और ये भी पैटर्न है, इसका भी विनिंग रेशियो 55% रहेगा। तो हर पैटर्न को ट्रेड करने के तीन तरीके होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां पर आप लोग ये नोट कीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तभी ये पैटर्न बनेगा। थ्री, ये आउटसाइड अप, इसका मतलब होता है कि तीन कैंडलस्टिक के ऊपर मुश्तमिल सेकंड पैटर्न इसको ब्रेक करता है, सेकंड कैंडलस्टिक इसको ब्रेक करती है, तभी इसको आउटसाइड बोलते हैं। ये एक बुलिश के पैटर्न है। और दूसरा, थ्री इनसाइड अप बुलिश पैटर्न पियर्सिंग लाइन और इनसाइड बार के साथ, या फिर हम बुलिश हरामी के साथ भी इसको एड कर सकते हैं। तो ये भी एक पैटर्न है, ये सही बियरिश के पैटर्न है। थ्री इनसाइड डाउन। तो ये मैं स्लाइड आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इसको देखिएगा, इसके ऊपर काम कीजिएगा। तो आज के लिए हम यहां तक पहुंचे। नेक्स्ट क्लास पे हम कुछ थ्री कैंडलस्टिक के मजीद पैटर्न, दो पैटर्न, एक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री ब्लैक क्रोज एंड थ्री व्हाइट सोल्जर, ये पढ़ने के बाद हम सीक्वेंस की तरफ चले जाएंगे। चार्ट मेकिंग, पहले चार्ट मेकिंग सीखेंगे, उसके बाद ये पैटर्न तो हमने आज इंट्रोड्यूस कर लिए, फिर चार्ट मेकिंग सीखेंगे, मेकिंग के बाद ट्रेडिंग सीखेंगे। क्योंकि चार्ट मेकिंग में हमने मोमेंटम को समझना है, हमने बायर के स्टॉप, सेलर के स्टॉप को समझना है, हमने उनके साथ कुछ स्ट्रेटजीज भी समझनी है, चार्ट के अल्गोरिदम को समझना है, फिर हमें ये पैटर्न ट्रेड करना भी आएगा। क्योंकि वहां पर हमने ट्रेंड के अल्गोरिदम को, रेंज के अल्गोरिदम को, ये सब भी समझना होगा, फिर जाके पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो फिर यहाँ पर समझ में आएगा पैटर्न। पैटर्न अभी रिकॉग्नाइज हो गया, लेकिन ट्रेड करना अभी बहुत सारी चीजों को समझने के बाद हम ट्रेड करना सीखेंगे, ताकि आप लोगों को ये जहन में बैठ जाए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, सवाल पूछ सकता है, मैं क्लियर करूं, नहीं तो मेरा लेसन आज का कंप्लीट हो चुका है। यस। सर गैप अप भी होगा और गैप डाउन दोनों में मतलब जैसे जी ग्रीन रहेगा तो रेड आएगी। जी, मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाऊं, देखिए, जब भी गैप आता है ना, उसका रीजन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, गैप का रीजन क्या रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक कैंडलस्टिक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। अब आप बताइए, अगर सेलर कंटिन्यू करना चाहें तो ये दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? जंप अप करके मार्केट में नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर दें, या फिर जंप डाउन करके इस लेवल को ही स्किप कर दें। तो इसलिए ये दो जंप होते हैं कैंडलस्टिक के बीच में, किसी डिसीजन को ब्रेक करने के लिए ये दो जंप यूज होते हैं। बाकी मार्केट के तो बहुत सारे गैप हैं, वो एक अलग चीज है, अलग थ्योरी है। लेकिन कैंडलस्टिक के डिसीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिसीजन को चेंज करने के लिए प्राइस कभी कभार क्या करती है कि लेवल्स को स्किप करती है, ऐसे जंप अप और जंप डाउन लगा के। और ये कभी कभार नहीं करती, ये हर वक्त करती है। आप अगर चार्ट ओपन करके देखेंगे तो हर 5 कैंडल के बाद कोई ना कोई जंप अप या जंप डाउन आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपने जितने भी जंप अप एंड जंप डाउन के पैटर्न्स को या फिर कैंडलस्टिक को अवॉइड करेंगे, उतनी बार आप ट्रेड लॉस करेंगे। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसके बगैर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। ये हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसको इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल? सर एक क्वेश्चन था। जी सर जब हम बुलिश हरामी की बात करते हैं जी तो अनलेस एंड अनटिल, मे बी सर ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो, मतलब मैंने आपकी सारी वीडियोस ठीक देख है ली तो मे बी। ठीक है हाँ जी। ठीक है ठीक है, अब अ, पूछिए। जब सर बुलिश हरामी अनलेस एंड अनटिल, जब एक जैसे प्लीज आप ड्रॉ करेंगे एक बार, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बुलिश हरामी ड्रा करो, ठीक है। जी 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 सर। ये बुलिश हरामी हो गया, ओके। जी सर, अब अनलेस एंड अनटिल हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है ये कंट्रोल्ड विक में नहीं एंड होता, हम इसकी कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी ठीक कि है सर, आप बाकी ये मतलब। आप ये समझ रहे हैं कि क्योंकि अगर ये कंट्रोल विक में ऐड हो गया ना, जी जी जी। तो फिर ये बुलिश हरामी नहीं रहेगा। राइट।
ये फिर पीएससी ये फिर पीएससी लाइन भी नहीं, ये एंगल्फिंग काउंट होगा। क्या काउंट होगा ये? राइट 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 जी एंगल्फिंग। सर, क्योंकि एंगल्फिंग। जी एंगल्फिंग का मतलब ओपन प्राइस को कवर करना, तो इसने ओपन प्राइस राइट को कवर कर दिया, एंगल्फिंग बन गया। अब ओपन प्राइस को कवर नहीं किया, ये विक चाहे कितना ही बड़ा हो, विक से कोई जी फर्क जी नहीं जी पड़ता। जी ठीक है, ये विक भले इतना बड़ा हो, लेकिन फिर भी ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट सर। हाँ जी। ओके। और कोई ब्रादर हो जिसको कोई सवाल हो? जो यहाँ पर सवाल नहीं पूछ सकता वो पर्सनल भी मुझसे सवाल पूछ सकता है, ग्रुप के अंदर भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे। जी जी। सर ये जो पैटर्न है जैसे 3 साइड डाउन, और बस इसको ऑब्जर्व करना है ना, मतलब चार्ट में। जी, अभी ऑब्जर्व करना है कि आप पहचान पा रहे हैं और आप सही पैटर्न को देख पा रहे हैं। जो यहाँ पर पिक्चर है, जो मैंने समझाया, जो इसकी मीनिंग समझाई, क्या वहां पर आप भी समझ पा रहे हैं? बाकी इसको ट्रेड करना है, वो ट्रेड करने की लॉजिक क्या क्या रहेगी, कौन कौन से इसके सीक्रेट्स होंगे ट्रेड के, वो हम फिर स्टेप टू स्टेप हम शेयर करते रहेंगे, ताकि आप लोग समझ जाए स्लोली स्लोली। ठीक है। हेलो सर। जी राहुल। सर ये कैंडल का जो ये पैटर्न है, ये इसका पीडीएफ हमें मिल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए बनाया है, मिल जाएगा। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक ब्रदर्स, है तो आज अभी तो मेरे ख्याल में पहली दूसरी क्लास के अंदर ना इतने सारे सवाल नहीं होंगे, क्योंकि ये बेसिक की आप लोगों ने पहले से स्टडी की हुई है और वीडियोस भी देखे हुए हैं। आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे जहां पर आप फंसते हो, तो वहां पर सवाल भी बहुत ज्यादा होंगे और लेसन को भी हम कंजस्टेड कर देंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल की क्लास पे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज करते हैं। और मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा प्राइवेट में, आप लोगों को लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग सिर्फ देख सको इसको। ठीक है, और इसको 1 घंटा लग सकता है अपलोड करने में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह ओके सर।